एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन लर्निंग। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन एंड नेचर ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन we increase the temperature and decrease the temperature, what will be the effect on the matter, ये सब हमने पढ़ा सेकंड पार्ट में। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम ऐसे ही जैसे हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ा है, वैसे ही हम किसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, प्रेशर के इफेक्ट को पढ़ेंगे। जब मैटर पे किसी प्रेशर का इफेक्ट आता है तो क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। अब सॉलिड पे हमने देखा था कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही लिक्विड पे पड़ेगा, बट गैसेस पर जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट आएगा। जब हम गैसेस पे क्या कर रहे हैं, सपोज हम इसमें गैस है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर को अगर हम इस बॉक्स में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो इतना दूर दूर हैं, तो सेम इसी बॉक्स में जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाएंगे, इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास 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 और पास आ जाएंगे थोड़ा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस भी क्या होती है, ड्राई आइस क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है। जब हम इस पर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस क्या होती है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें क्या पता चला कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इसमें काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें उसी टर्म में इसको समझना पड़ेगा। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, इस पर जब हम प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई आइस में। ये तो हो गया प्रेशर का इफेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, हमें यही पढ़ना था कि अगर हम गैसेस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कैसे किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, क्या फॉर्म आएगी, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है, सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। ड्राई आइस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की से ही बनती है जब उस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है, एक गिवन पॉइंट, जो लिक्विड है वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द इवेपोरेशन इज द फिनोमेना विच इज यूज्ड टू इवेपोरेट द लिक्विड। ओके, तो ये हो गया इवेपोरेशन, जब कोई भी लिक्विड हीट करने पर इवेपोरेट हो रहा है। अब हम क्या बोलते हैं, बॉईल करने पर इवेपोरेट हो रहा है। बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में दोनों में डिफरेंस है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में दोनों में डिफरेंस होगा। हम नहीं बोल हम क्या बोलेंगे, हम हीट कर रहे हैं तब इवेपोरेट हो रहा है, बॉईल कर रहे हैं तब इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। बॉइलिंग इवेपोरेशन से एक छोटे से डिफरेंस से डिफरेंशिएट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये बीकर, दोनों बीकर हैं, दो बीकर लेते हैं। मान लो इसमें इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें इवेपोरेशन हो रहा है और इसमें बॉइलिंग हो रही है।
बॉइलिंग में क्या होगा, जो वेपर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। वेपर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर या वेपर्स प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। एवेपोरेशन में क्या होता है, जो वेपर का प्रेशर होता है, वेपर का जो प्रेशर होगा इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉइलिंग नहीं होगी, इसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, इसमें बबल्स बनेंगे और ऐसे ऐसे बबल्स बनते रहेंगे बार बार, और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हम बोल सकते हैं, अच्छा ये एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं, पहले इवेपोरेशन हमने पढ़ा। अब इवेपोरेशन के इफेक्ट क्या हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्या कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे कि हम लिखेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा उन फैक्टर की वजह से या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं, या तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। थर्ड, इसका हम रीजन भी देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स क्या है और रीजन क्या है और रेट क्या रहेगा। तो फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हूँ तो क्या होगा, सेकेंड आ जाएगा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, थर्ड इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हूँ, या हाँ, फोर्थ वन इज इंक्रीज इन हीट। अगर हीट इंक्रीज करती हूँ तो क्या रहेगा। अब मैं फर्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। सेम इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। हीट इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अब इन सबको समझते हैं, फिर रीजन लिख लेंगे। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा। देखो, अगर मान लो मेरा सरफेस एरिया, सिर्फ मैंने एक बाउल लिया या एक बीकर लिया, मेरा सरफेस एरिया ये है, अभी इस बीकर का सरफेस एरिया, ये वाटर यहाँ तक है, इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना सा है, अभी जितना भी इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। बट सेम वाटर मैं ऐसे फैला के डाल देती हूँ तो ये जो है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जहाँ पे मैंने डॉट किया ये सरफेस एरिया कम था। अब अगर इतने ऐसे पानी में ऐसे करके पानी को ज़्यादा इवेपोरेट कर पाओगे, ऐसे फैला के ज़्यादा इवेपोरेट कर पाओगे, कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसको ज़्यादा जगह मिल रही है ना इवेपोरेशन के लिए, और उसमें कम जगह मिल रही है तो रेट इंक्रीज हो जाता है जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, अब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, आप नॉर्मली एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, जब या फिर आप देख भी सकते हो। अभी गर्मी का मौसम है, ये मई के मौसम में जब लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, हमारा जो स्वेटिंग हो रही है हमें, वो जल्दी सूखने लगता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि जो मॉनसून आता है, जब रेनी सीजन आएगा, उस टाइम पर हमें बहुत ही
ऐसा लगता है हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हमें स्वेटिंग होती रहती है, वो ड्राई नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या डिक्रीज हो गया इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर। विंड स्पीड, अब इसका एक एग्जांपल है, जब मान लो आप हवा कम चल रही है, विंड स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रही है, आपने अपने क्लोथ्स धोकर वॉश करके और आपने सूखने डाले हुए हैं, उनको ड्राई करने के लिए डाला हुआ है। अब जब विंड स्पीड नॉर्मल है, धीरे धीरे है, तो क्या होगा? नॉर्मल स्पीड पर आपके जो क्लोथ्स होंगे वो ड्राई होंगे। बट जब विंड स्पीड बहुत तेज चल रही होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड हाई होती है विंड स्पीड, तो क्या होता है? हमारे क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये भी क्या होगा? विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो उसमें से ड्राई कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उसका जो वाटर है, उसमें जो वेट है, वो जिस वाटर की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके वजह से वो कपड़े क्या होते हैं? क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। इंक्रीज इन हीट, मैंने एक नॉर्मल बीकर रखा और एक बीकर मैंने जिसके नीचे हीट दी हुई है, ठीक है, मैंने उसको बर्नर पे रखा हुआ है, वहां से ये नॉर्मल रखा है और इस पर हीट, इसको इस वाले को हीट मिल रही है। तो क्या होगा? ये जो नॉर्मल है ये धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और ये जिसको हीट मिल रही है ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हीट भी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है? इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अब इनका रीज़न तो इजी है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन। तो मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। सेकेंड, ह्यूमिडिटी में भी रीज़न लिख सकते हैं हम इजीली, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है, रीज़न आप खुद से भी लिख सकते हैं, ओके। हीट इंक्रीज होगी, विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इवेपोरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इवेपोरेशन कूल डाउन कैसे कर देता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। तो अब इसका एक डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लो ये एक बाउल है, इसके आसपास का एरिया हमें ये देखना है कि कैसे इवेपोरेशन की वजह से वो कूल डाउन हो रहा है। इसमें ये वाटर है, अगर वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी लॉस भी तो हो रही है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। अब इस वाटर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी इवेपोरेशन में लूज हो रही है, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो सराउंडिंग से एनर्जी को लेगा। तो जब वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है तो जो इसके आसपास का एरिया है वो क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी उस एरिया में, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इजी है, क्योंकि इवेपोरेशन में एनर्जी यूज हो रही है, तो वाटर में जो एनर्जी यूज होगी उसके वजह से क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? फिर वो सराउंडिंग से उस एनर्जी को ले लेंगे, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो जो सराउंडिंग का एरिया होगा वहां पर क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज आप क्या एसीटोन, अगर एसीटोन अपने पाम पे आप डालते हो, एसीटोन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम अपने पाम पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन क्या होता है? बेसिकली नेल पेंट रिमूवर होता है। नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन होता है, तो उसको हम बोल रहे हैं एसीटोन नेल पेंट रिमूवर है। अगर हम उसको अपने पाम पे डालेंगे तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ पर ठंडा लगता है। जब हमारे हाथ पर बहुत बारी नेल पेंट रिमूवर या फिर हम बोल सकते हैं एसीटोन गिर जाता है या हम खुद से डाल कर देखें, तो क्या होगा? हमारे हाथ पर बहुत जल्दी ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो ठंडा नहीं होता है, वो इसलिए ठंडा लगता है क्योंकि उसमें इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पर भी बहुत जल्दी हो जाता है। इतना जल्दी वाटर में नहीं होगा जितना जल्दी रूम टेम्परेचर पर हो जाता है एसीटोन में, तो इसलिए वो हमें ठंडा लगता है। या फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, लोग क्या करते हैं? रूफ पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल ऑन
रूफ। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि आपने पूरे पे वाटर फैला दिया, वहाँ पे गर्मी थी, जब आपने वाटर फैलाया वहाँ इवेपोरेशन होगा और वो जो रूफ होगी वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, वहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे इवेपोरेशन के एग्जाम्पल, जब इवेपोरेशन कूलिंग करता है उसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो कूलिंग कैसे करता है हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। अब दो क्वेश्चन आते हैं इसके बाद कि व्हाई पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। लोग कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ अ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं। क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स जो स्वेटिंग होती है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करेगा तो इवेपोरेशन हो जाएगा। क्योंकि बाकी के जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो इतना जल्दी स्वेटिंग जो हमें हो रही है तो हमारे स्वेट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इतनी जल्दी, या कुछ क्लोथ्स स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वो अंदर ही अंदर हमें हीट फील होता रहता है। बट कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो स्वेट एब्जॉर्ब हुआ है कॉटन क्लोथ्स में वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो विंड स्पीड या फिर हीट मिल रही है, ठीक है, वो सब तो आपको पता ही है कि विंड स्पीड से भी हो सकता है। मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहने हुए, स्वेटिंग हुई, कॉटन क्लोथ्स ने हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब किया और हवा चल रही है मान लो, तो वो जल्दी सूख जाएगा और हमें क्या फील होगा, हमें कूलिंग फील होगी, हमें ठंडा फील हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग ऑफ अ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर। ये एग्जाम्पल हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये मान लो एक आइस कोल्ड वाटर का ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर है जिसमें कि बहुत ठंडा है, जिसमें हमने आइस डाली हुई है, आइस क्यूब्स डाली हुई है, तो वो बहुत ठंडा है। अब हम क्या देखते हैं कि ये ठंडा है, इसके बाहर जो ग्लास पर ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर के, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स इस पे आ जाते हैं ग्लास पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसके सराउंडिंग की एयर है ना, ग्लास के सराउंडिंग की जो एयर है वो गर्म है, पर जब वो इसके कांटेक्ट में आ रही है तो वो क्या हो रही है, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उस एयर का प्रेशर डिक्रीज होगा और क्या होगा, वो उसके आसपास ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें ग्लास के आसपास दिखाई देगा, ग्लास के ऊपर दिखाई देगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो सराउंडिंग है उसके ग्लास आइस कोल्ड वाटर के सराउंडिंग्स में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती है, तो वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आसपास की जो एयर है वो जब इस ग्लास के कांटेक्ट में आ रही है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। हम प्रेशर कैसे भी कम कर सकते हैं, प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर है वो पास आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं हमें आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के सराउंडिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है स्टेट्स, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी हमारे पास आ गए हैं बड़ी क्लासेस में 2 स्टेट्स और ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो 3 स्टेट्स तो आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, 2 स्टेट्स न्यू ऐड हुई हैं। जैसे जैसे डिस्कवरीज होती हैं, न्यू न्यू चीज़ें पता चलती हैं, ऐसे ही हमें 2 स्टेट्स ऑफ मैटर भी अभी पढ़नी है। बचपन से हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, जो हमने इस चैप्टर में भी पहले पढ़ ली है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th वन इज प्लाज्मा एंड 5th वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारी 2 न्यू स्टेट ऑफ मैटर ऐड हुई है। बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारा है मोर एनर्जेटिक, मतलब जिसमें कि बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऐड होते हैं। इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं आयनाइज्ड पार्टिकल्स। इनमें आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयनाइज्ड गैसेस होती हैं
जिसका कि क्या एग्जांपल है, जैसे कि सन में भी आयनाइज्ड गैसेस हैं, उसके वजह से वो क्या कर पा रहा है, चमक रहा है, उसकी वो जो शाइन है, जो चमक है उसमें, वो किसके वजह से, वो इन्हीं आयनाइज्ड गैसेस के वजह से, इन्हीं आयनाइज्ड पार्टिकल की वजह से, मोर जो एनर्जेटिक होते हैं उनके वजह से है। इसके एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, नियॉन बल्ब्स, नियॉन लाइट्स, सनलाइट, टीवी भी एग्जाम्पल इसी में हम लिख सकते हैं, टीवी का एग्जाम्पल है, उसमें भी प्लाज्मा होता है। बल्ब्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास हो रही है और बल्ब ल्यूमिनेसेंट हो रहा है, नियॉन कलर्स होते हैं, वो सब किसके वजह से हैं, इस प्लाज्मा की वजह से। बोस आइंस्टाइन एक कंडेंसेट एक स्टेट है जब जब गैसेस जो होती हैं वो कंडेंसेट, जब उनको कंडेंसेट कर दिया जाता है तो उसको हम बोल रहे हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए पड़ा क्योंकि दो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ये फर्स्ट आइंस्टाइन जिसने इसके बारे में स्टडी की थी, और उसी की स्टडी को, इन्हीं साइंटिस्ट की स्टडी को आगे लेकर गए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसकी इनकी स्टडी को आगे लेकर गए, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की और हमें ये वाली स्टेट के बारे में पता चला। जब हम गैसेस को कंडेंसेट करके रखते हैं उस स्टेट को हम बोल रहे हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं उनको, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो आज की क्लास में हमने पूरा क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था प्रेशर से, प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, फिर इवेपोरेशन पढ़ा, इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे कूल डाउन करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो कूलिंग कर रहा है, क्यों हम समर्स में कॉटन के क्लोथ्स पहन रहे हैं, क्यों ग्लासेस के सराउंडिंग्स में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। फिर हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी हो, हमने ये 3 पार्ट्स में कवर किया ये चैप्टर। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में से आपको किसी में भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा उन सब क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।